देखिए चैप्टर नंबर 1 हम समझा रहे हैं आप लोग को पूरा, तो लिखिएगा चैप्टर 1 साइंस का, ठीक है। और ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका। देखिए समझा रहे हैं इसमें क्या क्या है। नाम लिखिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए सबसे पहले इसमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। लिखिए हेडिंग केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन जो होगा ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें आपका नया सब्सटेंस बनेगा और वो जो नया सब्सटेंस बनेगा उसका प्रॉपर्टी भी बिल्कुल ही नया होगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है, तो आप हाइड्रोजन को लिए हैं जो कि गैस स्टेट में रहता है, उसमें आप जैसे ऑक्सीजन को मिला दीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, आपका वाटर बन जाएगा। वाटर का स्टेट क्या होता है, जनरली लिक्विड। तो हाइड्रोजन आपका गैस स्टेट में था, ऑक्सीजन आपका गैस स्टेट में था, लेकिन जो पानी बना वो लिक्विड स्टेट में बना, ठीक है। हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है, जबकि वाटर जो है आग को बुझा देता है। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हुआ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसा बहुत सारा केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। पहले इसको डिफाइन कीजिए। लिखिएगा केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस आर द processes in which new substances with new properties are formed, with new properties are formed। सर एक बार फिर से बोलिए तो। ठीक है, देखिए केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनेगा और वो जो नया सब्सटेंस बनेगा उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल ही क्या होगा, नया रहेगा, बिल्कुल ही नया प्रॉपर्टी वाला नया सब्सटेंस बनेगा। आगे इसको हम एग्जांपल लिख के क्लियर भी करेंगे और भी। ये तो क्लियर है पूरा ना, बोलिए जरा। सर एक बार फिर से बोलिए तो। फिर से बोले, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, जिसमें नया सब्सटेंस बनेगा और नया प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बनेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन। रितिका क्लियर है, किरण बोलिए, सबको बोलिए क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना, ठीक। अब सुनिए, जब भी केमिकल, इसका एग्जांपल दिखाएंगे, 2 मिनट रुक जाइए। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उस केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, उसका आपस में केवल रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें केवल एलिमेंट का रीअरेंजमेंट होगा, उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज बिल्कुल नहीं होगा। तो नीचे इसको नोट में लिखिएगा, यहाँ पर नोट में लिखिए पॉइंट नंबर 1, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है आप लोग को। नोट में लिखिए 1 नंबर कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन atoms of one element, atoms of one element do not change into those of other, do not change into other element, ठीक है। इसका मतलब क्या, कि अभी जो आपको छोटा सा मैं एग्जांपल तो दिखाए कि वाटर बनने वाला, यहाँ जो था ना कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मिल रहा है तो वाटर बन रहा है, तो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन चेंज करके आपका सोडियम बन जाएगा या हाइड्रोजन चेंज करके आपका नियॉन बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। केवल क्या होगा, एटम्स का आपस में रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो एक एलिमेंट का एटम दूसरे में चेंज नहीं होगा, केवल उसमें क्या होगा, आपस का रीअरेंजमेंट ही होगा। वही लिखे हैं, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अदर एलिमेंट। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, ओनली ए
rearrangement, only a rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction, takes place in a chemical reaction. ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन ए क्या केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट में चेंज नहीं होगा, केवल एलिमेंट का आपस में क्या होगा, जो एटम रहेगा उसमें रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस करेगा। अब सुनिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन को देखिएगा, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल अभी आपको दिखाए, बोला इसको हम आगे लिखेंगे भी, H2 प्लस O2 मिलकर क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। इसमें इस एरो के बाएं साइड जो ये वाला चीज है जो आपस में रिएक्ट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट। आगे इसको एग्जांपल में लिखेंगे भी। और एरो के राइट हैंड साइड जो ये नया चीज बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज या दीज आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर पूछेगा एग्जाम में कि रिएक्टेंट का मतलब क्या, तो जो सब्सटेंस टेक पार्ट करता है, पार्टिसिपेट करता है किसी केमिकल रिएक्शन में, उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस बनता है, जैसे इस केस में वाटर बनाया नया सब्सटेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो नीचे लिखिए हैज देखे रिएक्टेंट्स, नीचे लिखिएगा रिएक्टेंट्स। लिखिएगा द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंसेस which take part in a chemical reaction are called reactants, are called reactants। और अगला एग्जांपल लिखिएगा, अगला मतलब हेडिंग देकर लिखिएगा प्रोडक्ट्स। फिर इसका हम एग्जांपल दिखा रहे हैं पूरे का, अभी तो रफ में दिखा है एग्जांपल, फिर हम यहां पर दिखा रहे हैं। प्रोडक्ट में क्या लिखिएगा, जो आपका नया सब्सटेंस बनेगा केमिकल रिएक्शन होने के बाद, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स बोलेंगे। लिखिए द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ chemical reaction are called products, are called क्या, प्रोडक्ट्स। जो नया सब्सटेंस बनेगा केमिकल रिएक्शन होने के दौरान, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। और जो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसका नाम क्या, प्रोडक्ट्स। अभी तुरंत एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां तक कोई डाउट है किसी को, बोलिए, पूरा क्लियर है ना, किसको क्या डाउट है, बोलिए यहां तक। सर फिर से समझा दीजिए ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अच्छा ठीक है, दिखा रहे हैं हम। नीचे पहले लिखिए एक लाइन छोड़ के, पहले लिखिएगा नीचे एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वहां बता रहे, ठीक है। देखिए एक मिनट सर, लिखे नहीं है, एक मिनट प्रोडक्ट का लिखे नहीं। हाँ लिख लीजिए। इसको हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो ये क्लास के बाद अपलोड हो जाएगा एडिट करके, तो उसमें देख सकते हैं बाद में फिर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये पेज को हम भेज भी देंगे आप लोग का ग्रुप जो रहेगा स्कूल का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, ठीक है। देखिए तो नीचे लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टार देके लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए इससे हम और क्लियर कर रहे हैं आपको कि रिएक्टेंट का मतलब क्या, प्रोडक्ट का मतलब क्या। तो सबसे पहला एग्जांपल लिखते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, वो है क्या कि अगर आप किसी मैग्नीशियम रिबन को जलाइएगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ नीचे लिखिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखिए
अगर आप मैग्नीशियम रिबन को जलाइएगा, देखिए जलाने का मतलब क्या, जलाने का मतलब है कि उसको ऑक्सीजन का प्रेजेंस में लाना, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन का प्रेजेंस में नहीं लाइएगा तब तक वो जलेगा नहीं। जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन का जलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसा करके कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो आपस में रिएक्ट किया इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। दीज टू आर कॉल्ड एज क्या, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। दीज आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। और ये जो एक ठो बना, ये क्या हमेशा एक ठो ही बनेगा, आंसर है नहीं, एक से अधिक भी बन सकता है, 2 3 4 5 कितना भी बन सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, टेक पार्ट करेगा, दीज आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स, इसमें 2 ठो इसलिए रिएक्टेंट्स। और जो नया सब्सटेंस बनेगा एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड एज क्या, प्रोडक्ट। तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका, केमिकल रिएक्शन का। तो याद रखिएगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, क्या बनाने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के लिए, या जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो किसका एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन का। तो नीचे लिखिए, एक लाइन छोड़ के नीचे लिख दीजिएगा, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर to form magnesium oxide, magnesium Magnesium, magnesium oxide is an example of क्या, chemical reaction, chemical reaction, chemical reaction। ठीक है, अगला सुनिए, अगला जो नेक्स्ट आपको टॉपिक डिटेल में समझना है वो है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसका क्या खासियत होगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कौन कौन सा गुण होगा केमिकल रिएक्शन का। तो 2 लाइन छोड़ के हेडिंग दीजिएगा, हैज देके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें क्या क्या खासियत होगा, क्या क्या गुण होगा। अच्छा अभी देखिए, ऊपर का कोई डाउट नहीं ना किसी को जो बताए, फिर से एक बार देख लीजिए टॉपिक को। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस बनेगा और वो जो नया सब्सटेंस बनेगा उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल ही नया होगा। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, हीलियम हीलियम ही रहेगा, सोडियम सोडियम ही रहेगा, दूसरे एटम में चेंज नहीं करेगा। लेकिन एटम का क्या होगा आपस में, देयर विल बी रीअरेंजमेंट। फिर आपको बताया रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन में जो टेक पार्ट करता है, जो पार्टिसिपेट करता है, या जो आप बोल सकते हो जो एरो के बाएं साइड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो नया प्रोडक्ट बनाता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल के रूप में, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाइएगा तो ये एरो के बाएं साइड जो है आपस में पार्टिसिपेट किया, टेक पार्ट किया, दीज आर रिएक्टेंट्स। और जो नया चीज बनेगा क्या बोलेंगे उसको, दीज आर कॉल्ड एज या दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। अब देखते हैं उसका गुण क्या है, सुनिए। तो गुण ये है कि कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन तो ऐसा होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन होने के बाद कुछ गैस निकल सकता है, हाइड्रोजन गैस निकल सकता है, ऑक्सीजन गैस निकल सकता है, क्लोरीन गैस निकल सकता है, एमोनिया गैस निकल सकता है, दुनिया भर का गैस निकल सकता है। क्या हमेशा निकलेगा, आंसर है कोई रूल नहीं है। लेकिन जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें कुछ गैस निकल सकता है। छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, सबका एग्जांपल आगे हम आपको लिखाएंगे बारी बारी से। जैसे अगर मान लीजिए आप आयरन को कॉपर सल्फेट में डालिएगा, ठीक है, तो ये बनेगा क्या, आयरन को कॉपर सल्फेट में नहीं, मान लीजिए आप डालते हैं किसमें, इस टाइप से। जैसे मान लीजिए आप जिंक को डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में, तो क्या बनेगा, ये बनेगा जिंक सल्फेट और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस, ये उड़ जाएगा गैस बन के।
तो इसमें क्या गैस एक निकल रहा है। क्या हमेशा हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा? आंसर है कोई रूल नहीं, लेकिन जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा कुछ ना कुछ गैस निकल सकता है, हमेशा नहीं निकलेगा। तो ये उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इफ देयर इज ए केमिकल रिएक्शन देन देयर मे बी इवोल्यूशन ऑफ सम गैसेस, वहां कुछ गैस निकलने का चांस रहता है। तो उसको लिखिए नीचे में एक लाइन छोड़ के। पॉइंट नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1 है इवोल्यूशन ऑफ गैस, EVOLUTION, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा वहां से कुछ ना कुछ गैस निकल सकता है। नंबर 2 लिखिएगा क्या कि कलर चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाइएगा तो हो सकता है कि पहले उसका रंग मान लीजिए ब्लू रहेगा, जैसे कॉपर सल्फेट में। जैसे रिएक्शन करवा दिए उसका रंग या तो कलरलेस हो जाएगा या दूसरा रंग हो जाएगा। ब्लू से मान लीजिए व्हाइट हो गया, या ब्लू से मान लीजिए कलरलेस हो गया, या रेड से मान लीजिए पिंक हो गया। मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होगा कलर चेंज हो सकता है, हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होगा, लेकिन हो सकता है। लिखिएगा देयर विल बी चेंज इन कलर, चेंज इन क्या? कलर। तीसरा लिखिए कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसका स्टेट में चेंज हो सकता है। स्टेट मतलब अवस्था, जैसे सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा, गैस से वेपर बन जाएगा, ये वो स्टेट चेंज कर सकता है। तो नंबर 3 लिखिएगा देयर विल बी चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, लेकिन हमेशा स्टेट चेंज नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी चेंज कर सकता है। 4 नंबर लिखिएगा क्या? देखिए 4 नंबर है कि उसका टेम्परेचर चेंज कर सकता है। मान लीजिए जब आप केमिकल रिएक्शन शुरू किए थे तो बीकर आपका ठंडा था, लेकिन जैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड किया, टाइम के साथ आगे बढ़ा, तो आपका बीकर पूरा गर्म हो गया। बीकर गर्म होने का मतलब क्या कि उस केमिकल रिएक्शन में आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, आपका हीट एनर्जी इवॉल्व हुआ, मतलब वहां पर क्या हुआ? हीट एनर्जी रिलीज हुआ। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पर टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, या तो मिक्सचर गर्म हो जाएगा या तो मिक्सचर ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे लिखिएगा देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर, देयर विल बी क्या? चेंज इन टेम्परेचर। या तो गैस निकल सकता है, या तो कलर चेंज हो सकता है, या तो स्टेट में चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वेपर, इस टाइप से चेंज होगा। या फिर उसका टेम्परेचर चेंज होगा, या तो टेम्परेचर बढ़ सकता है या तो टेम्परेचर घट सकता है। उसके अनुसार उसका नाम भी दिया गया है, क्या नाम है आगे बताएंगे उसको। और 5 नंबर सुनिए, 5 नंबर मतलब मान लीजिए ये आपका कोई एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में आप कोई एक लिक्विड को डाले हैं, या मान लीजिए कोई एक एसिड को डाले हैं। इसमें दूसरा एसिड को जैसे ही डाल देंगे ना, या दूसरा सब्सटेंस को जैसे ही डाल देंगे लिक्विड स्टेट में, तो दोनों ही लिक्विड मिक्स हो जाएगा। लेकिन नीचे में क्या दिखेगा? कुछ चीज आपका सॉलिड के रूप में जमा हो जाएगा। जब दो लिक्विड का आपस में मिलाएंगे तो क्या दिखते हैं नीचे में कि सॉलिड के रूप में कुछ जमा हो जाएगा। वो जो सॉलिड के रूप में जमा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। दो लिक्विड को मिलाए, ऊपर में तो कुछ लिक्विड बन गया, लिक्विड रह गया, लेकिन नीचे में कुछ सॉलिड के रूप में भी जमा रह गया, जमा हो गया, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और इस टाइप का रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। हमेशा बनेगा आंसर है नहीं, लेकिन बन सकता है। तो क्या लिखिएगा? देयर विल बी formation of precipitate, there will be formation of precipitate। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा या तो वहां से गैस निकलेगा, या तो उसका कलर चेंज होगा, या तो उसका स्टेट चेंज होगा, या तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज का मतलब या तो बीकर गर्म हो जाएगा, या तो बीकर और मिक्सचर ठंडा हो जाएगा, और या तो प्रेसिपिटेट बनाएगा। मतलब दो लिक्विड को मिला दिया आपस में और नीचे में कोई सॉलिड के रूप में जमा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी उसमें आराम से हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक आइडिया। बोलिए यहां तक में कोई डाउट है किसी को? बोलिए जी। नहीं सर। नहीं ना? किरण आप लोग क्लियर है? साथी अनिता देखिए सबको, रितिका क्लियर है ना? ठीक, आगे सुनिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक और वर्ड आपको समझना है। पहले तो आपको समझाया हम क्या, केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब देखिए केमिकल रिएक्शन के बाद आपको जो नेक्स्ट वर्ड समझना है उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। 2 लाइन छोड़ कर लिखिएगा फ्रेश पेज में, या 2 लाइन छोड़ के लिखिएगा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन देखिए साफ साफ लिखिएगा। साफ साफ लिखने से क्या फायदा है? आपको रिवीजन में सुविधा हो पाएगा, नोट्स आपका अच्छा बनेगा, और फिर एग्जाम में मार्क्स भी अच्छा आएगा, नॉलेज भी बढ़ेगा। इसीलिए
देखिए केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या, जब भी हम केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को उसका सिंबल के साथ या उसके फॉर्मूला के साथ दिखाते हैं, उसमें जो जो सब्सटेंस यूज हुआ है, जो जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हुआ है, उसका सिंबल के साथ, उसका फॉर्मूला के साथ जब उसको दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मान लीजिए हम यहाँ पर जो अभी तुरंत आपको छोटा सा जो एग्जांपल दिखाए थे, H2 + O2 क्या बना रहा था, H2O, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, केमिकल इक्वेशन का। हाइड्रोजन का सिंबल दिखाए, इसका फॉर्मूला दिखाए, ऑक्सीजन का भी दिखाए, वाटर का भी दिखाए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन को ही दिखाने का एक जरिया है, एक तरीका है, किसके द्वारा, सिंबल्स और फॉर्मूला के द्वारा जो सब्सटेंस उसमें यूज हुआ है। कैसे कैसे, नीचे एग्जांपल भी लिखेंगे, पहले डिफाइन कीजिए इसको, लिखिएगा द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known as chemical equation. The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula. Symbols और formula के द्वारा जो सब्सटेंस यूज हुआ है केमिकल रिएक्शन में, उसको दिखाने का जो तरीका है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से और क्लियरिटी आएगा। देखिए नीचे लिखिए एग्जांपल। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब सिंबल्स और फॉर्मूला के द्वारा दिखाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। देखिए एग्जांपल, पहला नंबर एग्जांपल लिखिए, वही वाला जो सबसे बेसिक एग्जांपल है कि जब हम लोग कोई मैग्नीशियम को या मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। नीचे लिखिए, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इज, जब हम लोग मैग्नीशियम को या मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जलाते हैं ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, वही लिख रहे हैं। व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, कॉमा देख लिखिएगा, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम लोग पूरा लैंग्वेज में लिखेंगे वर्ड के द्वारा, उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। तो नीचे लिखिए, द वर्ड इक्वेशन विल बी, इसका वर्ड इक्वेशन क्या होगा सुनिए। वर्ड इक्वेशन में पूरा वर्ड लिखना है, जैसे ऐसा लिखेंगे, थोड़ा बाएं साइड से लिखिएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, पूरा ऐसे वर्ड करके क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसमें आप लोग को अभी बताए भी हम कि ये जो बाएं साइड का होता है ना, आपका एरो के बाएं साइड वाला जो आपस में रिएक्ट करता है, पार्टिसिपेट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। और ये जो बनेगा नया प्रोडक्ट, नया सब्सटेंस, क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। एक ही तो है, इसलिए प्रोडक्ट लिखेंगे सिंगुलर, अगर एक से अधिक होता तो प्रोडक्ट्स करते। ठीक है, तो ये हुआ इसका वर्ड इक्वेशन। इसका सिंबल में भी लिख सकते हैं, कैसे, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, तो Mg लिख दीजिए, प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, O2, और नया सब्सटेंस क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये बनेगा
तो ये जो हुआ ये क्या हुआ, ये दिस इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को आप उसमें यूज होने वाला सब्सटेंस का सिंबल्स और फॉर्मूला के द्वारा लिखिएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। और अगर वर्ड में लिखिएगा उसको वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। अधिक फेमस जो इक्वेशन है वो ये ऐसे सिंबल वाला, क्योंकि हायर एजुकेशन में आ गए आप लोग 12 पढ़िएगा, बीएससी कीजिएगा, एमएससी कीजिएगा, उसमें मैक्सिमम आपका ऐसे ही लिखा रहता है, किसके द्वारा, सिंबल्स के द्वारा। क्लियर है सबको? सर ये एक हाँ सर हाँ। ये इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है। नहीं, अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अभी बैलेंस करना आगे हम सिखाएंगे। 2 मिनट बस रुक जाइए, ठीक है, एक साथ तो सब नहीं होगा ना, आगे बताएंगे। 2 मिनट रुक जाइए। बैलेंस नहीं है मतलब क्या है, जो पूछी बैलेंस नहीं है, इसमें अगर आप मैग्नीशियम देखिएगा, इसका एक एटम है, मैग्नीशियम का भी एक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही 2 एटम है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो क्या बैलेंस होता है, क्या नहीं होता है, नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, कैसे करेंगे, 2 मिनट में समझा रहे हैं, बस 2 मिनट रुक जाइए। नंबर 2 एग्जाम्पल लिखिए, क्योंकि सीक्वेंस वाइज पढ़ने से ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनेगा, इसीलिए। नंबर 2 लिखिए कि अगर मान लीजिए जिंक है, जैसे अभी आपको ड्रॉप में भी लिख के दिखाए थे कि अगर आप जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालिएगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो नीचे लिखिए जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड to form zinc sulfate and hydrogen, zinc sulfate and हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इसका वर्ड इक्वेशन लिख दीजिए। हर बार वर्ड इक्वेशन नहीं लिखना है आपको, क्वेश्चन का जैसा डिमांड है वैसा करना है। हम अभी आपको लिख के दिखा रहे हैं कि समझ में आए। नीचे लिखिए द वर्ड इक्वेशन विल बी। तो वर्ड इक्वेशन तो बड़ा ही सिंपल है, क्या, जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो लिख दीजिएगा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, जिंक, और क्या बनेगा, प्लस, इधर नहीं देना है, खत्म होने से वही लिखना है नीचे, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इसका आपका सिंबल के रूप में क्या लिखिएगा, जिंक का सिंबल होता है Zn, लिख दीजिए Zn। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा बोलिए, याद है किसी को, H2SO4, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, मतलब ZnSO4, और साथ में क्या बनेगा, H2, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, केमिकल इक्वेशन का। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाला सब्सटेंस को हम उसका सिंबल्स या उसका फॉर्मूला के द्वारा दिखाएंगे तब वो क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। तो ये एक केमिकल इक्वेशन हुआ, ये एक केमिकल इक्वेशन हुआ, ऐसे बहुत सारा केमिकल इक्वेशन है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलिए, पूरा क्लियर है या कोई डाउट है किसी को? सर फिर से एक बार समझा दीजिए ना। कौन सा टॉपिक बोलिए? ये जिंक प्लस H2SO4। हाँ, देखिए, जब भी आप किसी सुनिए, जब भी आप कोई बीकर में या मान लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब लीजिएगा, उस टेस्ट ट्यूब में जिंक का पतला पतला काट के उसको डाल दीजिएगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और उसके ऊपर में आप मान लीजिए H2SO4 डालिएगा, या मान लीजिए H2SO4 डाल के जिंक डालिएगा। तो जब भी जिंक और H2SO4 का रिएक्शन कराइएगा ना, तो यहाँ से जो गैस निकलेगा वो गैस होगा हाइड्रोजन गैस, और साथ में जिंक सल्फेट भी बनेगा। वो यहाँ लिखे हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस क्या, हाइड्रोजन। क्लियर है? ठीक है, अगला सुनिए। ये तो हो गया। अभी देखिए कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन, जैसे अगर इसी में देखिएगा, इसी में अगर देखिए 2 एग्जांपल में, इसलिए दोनों एग्जांपल हम दिखाए। इसमें मैग्नीशियम का रिएक्टेंट इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसमें भी इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, इसको बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट। अगर यहाँ देखिएगा तो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम का एक एटम, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम का एक एटम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑक्सीजन का 2 एटम है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ये जो रिएक्शन है इसको बोलेंगे हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। लेकिन इसको अगर देखिएगा, ये पूरा रिएक्टेंट, ये पूरा प्रोडक्ट, इसमें रिएक्टेंट में जिंक का 1 एटम है, प्रोडक्ट में भी जिंक का 1 एटम है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का 2 एटम है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन का 2 एटम है। रिएक्टेंट में सल्फर का 1 एटम है, प्रोडक्ट में भी सल्फर का 1 एटम है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का 4 एटम है।
प्रोडक्ट में भी 4 एटम है। मतलब रिएक्टेंट के हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम के बराबर है। इसीलिए ये जो नीचे वाला रिएक्शन है इसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ऊपर वाला में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का 2 एटम, यहाँ ऑक्सीजन का 1 ही एटम है, तो बराबर तो नहीं हुआ। mg बराबर है mg के, लेकिन ये तो बराबर नहीं है। तो अगर रिएक्टेंट का हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम के बराबर नहीं होगा, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड। तो ये ऊपर वाला अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा और नीचे वाला क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नीचे लिखिए, इसको डिफाइन कीजिए, ये तो ऐसे ही समझा है, नीचे लिखिए। और किसी को कोई डाउट नहीं इसमें, बोलिए बोलिए जी, कोई डाउट है किसी को या पूरा क्लियर है? नहीं सर। देखिए पूनम, क्लियर है पूरा? बैलेंस्ड। सर पूनम ज्वाइन नहीं हुई है। ओह कोई दिक्कत नहीं, देखिए बाद में देख लेंगे। जो जिसका इसका छूट गया है हम इसको रिकॉर्डिंग भी कर ले रहे हैं। अब नहीं मालूम कैसा क्वालिटी का रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन चेष्टा कर रहे हैं, तो बाद में इसको डाल देंगे हम एडिट करके थोड़ा सा। देखिए बैलेंस्ड केमिकल 2 टाइप का होता है बोले आपको, एक बैलेंस्ड और एक क्या, अनबैलेंस्ड। तो लिखिए इसको बड़ा डिफाइन कीजिए। तो लिखिएगा वही जो होगा कि नंबर ऑफ एटम हर एक एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर रहेगा तो बैलेंस, नहीं रहेगा तो अनबैलेंस। लिखिए द केमिकल इक्वेशन in which नहीं, which has लिखिए, the chemical equation which has equal number of atoms of different elements in reactants and products the chemical equation which has equal number of atoms of different elements in reactants and products the chemical equation which has is called balanced chemical equation, is called balanced chemical equation, balanced chemical equation। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा और डबल कोड में रख दीजिएगा। ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम बराबर होगा। नीचे लिखिए एग्जांपल, वही वाला लिखिए अब जो लिखे थे कि जिंक reacts with sulfuric acid to form zinc sulfate and हाइड्रोजन गैस। मुझे लिखिए इसका रिएक्शन कि जिंक का Zn सल्फ्यूरिक एसिड का क्या हो जाएगा, H2SO4, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 और साथ में क्या हो जाएगा, H2। तो इसमें जिंक का 1 एटम, इसमें भी 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, यहाँ भी 2 एटम, सल्फर का 1 ठो, यहाँ भी 1 ठो, ऑक्सीजन का 4, यहाँ पर भी क्या 4। तो रिएक्टेंट का हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम के बराबर है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बोलिए जी क्लियर है या कोई डाउट है? रितिका क्लियर है? और कौन कौन ज्वाइन हुए देखिए, क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर है ना अद्रिता? हाँ सर क्लियर है। ठीक, आगे सुनिए। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगा ना, उसका रिएक्टेंट का जितना मास
प्रोडक्ट का भी उतना ही मास होगा। क्यों? इसका हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम इसके हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम के बराबर है। मतलब रिएक्टेंट का हर एक एलिमेंट का मास को जब जोड़ देंगे वो प्रोडक्ट के हर एक एलिमेंट के मास का सम के जोड़ के बराबर आएगा। किसमें? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट का जितना मास प्रोडक्ट का भी उतना ही मास होगा, एकदम होगा। तो नीचे इसको लिखिए, नोट करके लिखिए इसको। नोट में लिखिएगा क्या कि सिंस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, सिंस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ various elements in reactants and products, in reactants and products are equal, कोमा देकर लिखिएगा therefore we can say that a balanced chemical equation, a balanced chemical equation has equal masses of various elements in reactants and products, in reactants and क्या products। सर इक्वल के बाद क्या लिखे हैं? दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा? क्लियर नहीं दिख रहा क्या? क्लियर तो दिख रहा होगा। इक्वल, नहीं, इक्वल के बाद ढका हुआ है। जी इक्वल मासेस ढका हुआ है। कैसे ढका हुआ है जी? अब ज्यादा जूम कर लिए क्या? इक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मेरे साइड से सब कुछ ठीक है जी, पूरा क्लियर दिखेगा। अब देखिएगा अपना मोबाइल का सेटिंग, सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि ऐसा करके ना हम डेली मतलब 12 को भी पढ़ाते हैं ऑनलाइन में, 12 का स्टूडेंट को दूर दूर से, तो पूरा दिखता है क्लियर। बोलिए क्लियर है पूरा? सिंस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, बराबर है। Therefore we can say that a balanced chemical equation में has equal masses of various elements in reactants। reactants का जितना मास प्रोडक्ट का भी क्या होगा? उतना ही मास होगा। कोई दिक्कत है किसी को? बोली कोई दिक्कत है जी? नहीं सर, नहीं सर। सर नोट को फिर से समझा दीजिए ना एक बार। ये वाला नोट में सिंपली लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट का जितना मास होगा प्रोडक्ट का भी उतना ही मास होगा। ठीक है? कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हर एक एलिमेंट का इसका टोटल मास इसका टोटल मास के बराबर होगा। याद रहेगा, वही लिखा हुआ है। क्योंकि नंबर ऑफ एटम बराबर है इसलिए मास भी बराबर होगा। इक्वल मास ऑफ अलग अलग एलिमेंट का रिएक्टेंट में भी और किसमें? प्रोडक्ट में भी। इसका सबको मास का लिख के जोड़िएगा, इसका सबका मास को लिख के जोड़िएगा तो बराबर आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। क्लियर है? अगला देखिए, तो फर्स्ट टाइप हुआ बैलेंस्ड। इसका और एक टाइप है क्या? उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है? 2 लाइन छोड़ के हेडिंग लिखिए, और अगर कॉपी में 2 ही लाइन है पेज में तो अलग पेज में जाके फ्रेश पेज में हेडिंग लिखिएगा। क्या? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसमें लिख दीजिए इसको उल्टा कि ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट का हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम के बराबर नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड बोलेंगे। और मास भी बराबर नहीं होगा। नीचे लिखिए, डिफाइन कीजिए, फिर एग्जांपल भी दिखा रहे, लिखिए। एंड ऐसा लिखिएगा, द केमिकल इक्वेशन which has unequal एक साथ लिखना है, which has unequal number of atoms of
one or more element in the reactants and products, in the reactants and products. The chemical equation which has unequal number of atoms of one or more elements in the reactants and products is called unbalanced chemical equation. chemical equation. इसको अंडरलाइन कर दीजिए और डबल कोड में रख दीजिए, तब दूर से आपको दिखेगा और क्या। अच्छा, इसका एग्जांपल देखिए, किसका एग्जांपल, अनबैलेंस्ड का भी दिखाई भी एक ठो, और भी लिख लीजिए कुछ कुछ अच्छा अच्छा एग्जांपल जो आपके बुक का है। पहला एग्जांपल लिखिए, वही वाला जो आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाला जो है, लिखिएगा मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ये एनसीईआरटी बुक में आपका दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स, अभी कौन ज्वाइन हो रहा है जी, मैग्नीशियम reacts with oxygen to form magnesium oxide, to form मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, कैसे लिखेंगे इसको, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO। यहाँ पर दिख रहा है मैग्नीशियम का तो एक एटम है, यहाँ पर भी एक है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का 2 एटम है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितना, 1, तो क्या बैलेंस है, बिल्कुल भी नहीं। कैसे करेंगे आगे देखेंगे, 2 मिनट रुक जाइए। नंबर 2 एग्जांपल सुनिए, जैसे हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाइएगा, स्टार्टिंग में ही दिखाए थे आज कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस reacts with oxygen to form water। रिएक्शन कैसा होगा, H2 प्लस O2, क्या बनेगा, H2O, वाटर। तो यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन का 2 एटम, यहाँ तो 2 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ कितना है, 1 है, तो क्या बैलेंस है, आंसर है नहीं। और अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा, मतलब अनबैलेंस होगा, तो क्या रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, आंसर है बिल्कुल भी नहीं होगा। बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है, लेकिन जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगा उसमें रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो नीचे इसको लिख लीजिए, एक लाइन छोड़ के स्टार देके लिखिएगा, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज chemical equation has unequal masses of various elements in reactants and products, in reactants and, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मास जो है बराबर नहीं होगा, इसका अलग अलग मास, इसका अलग अलग मास होगा, किसमें, अनबैलेंस्ड इक्वेशन में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनी, क्या है कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल, इसको नोट में लिखिएगा अगला पॉइंट, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसी का और एक नाम है, क्या मालूम है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण, ठीक है। लिखिएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, unbalanced chemical equation, equations कर दीजिए, equations are also called as क्या, skeletal, skeletal, skeletal chemical equation। एनसीईआरटी बुक में देखिएगा लिखा हुआ अंदर में, ठीक है।
और ये सब अंदर का क्वेश्चन सब पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का और एक नाम क्या? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत है किसी को? बोली नहीं ना? बोलिए जी, किसी को कोई डाउट है कि नहीं? नहीं ना? ठीक, तो याद रखिएगा, ऐसा केमिकल रिएक्शन या ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट के हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम के बराबर नहीं होगा, उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड। एग्जांपल Mg+O2 MgO, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ देखिए 1 है, बराबर नहीं है। H2+O2 H2O, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, बराबर है। हमेशा ऑक्सीजन में ही होगा क्या? नहीं, किसी में भी हो सकता है। और इसीलिए जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगा उसका रिएक्टेंट का मास भी प्रोडक्ट के अलग अलग एलिमेंट के मास के बराबर नहीं होगा। और क्या बोले, इसका और एक नाम, ठीक है, किसका? अनबैलेंस का और एक नाम क्या? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब सुनिए, एक चीज है क्या, हम लोग पढ़े हैं पहले जूनियर क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उस कंसेप्ट के अनुसार अगर इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं किया। लेकिन हम लोग को मालूम है कि संसार में कोई भी रिएक्शन होगा वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। इसीलिए हम लोग को कोई भी इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कराने के लिए क्या करना पड़ता है? इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। क्योंकि अनबैलेंस इक्वेशन में तो इसका मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास बराबर नहीं होता है, लेकिन अगर उसको हम बैलेंस कर देंगे तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा और कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल फॉलो हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द नेसेसिटी, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, आखिरकार किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जरूरत क्या पड़ गया, तो क्या बोलिएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल को फॉलो कराने कि रिएक्टेंट का जितना मास प्रोडक्ट का भी उतना ही मास होना चाहिए। तो अगर बैलेंस नहीं होगा तब तो इसका अलग मास, इसका अलग मास, फिर तो प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं किया कंजर्वेशन ऑफ मास को। उसको फॉलो कराने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का नेसेसरी आन पड़ता है, जरूरत पड़ता है। तो अगला लिखिए, तुलन छोड़ के हेडिंग, नीड टू बैलेंस